Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the different type of conductors and the factors affecting their conductances. So first of all, we will see these two definition which are related with the electrolytic conductors. First one is the ionization and other one is the dissociation. As the name shows, ionization means ions का बनना, that is called as the ionization, means the process of formation of ions is called as ionization. Second one is the dissociation, means जो ions पहले से बन चुके हैं उन बने हुए आयनों को दूर करना by addition of the solvent or by converting the solid electrolyte into the मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स आपके पास कोई सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, आप उसको पिघाल दें, मेल्ट कर दें, तो फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट में आएगा तो उसकी जो मूवमेंट है आयंस की वो इंक्रीज हो जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड आयंस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स। जनरली वी यूज दीज टू टर्म्स इन प्लेस ऑफ ईच अदर। आमतौर पे पूरी केमिस्ट्री के अंदर हम इन दोनों जो ये वर्ड हैं इनको एक दूसरे की जगह हम यूज करते रहते हैं, हम इनको ज्यादातर डिफ्रेंशिएट नहीं करते। लेकिन पर्टिकुलरली कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, दैट इज द आयोनाइजेशन एंड द डिसोसिएशन। तो फिर आपको ये पता होना जरूरी है कि आयनों का बनना मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन and the process of separation of already formed ions is called as the dissociation। उसे आप dissociation कहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, देखो पहले से आपके पास देखो ये सॉल्ट है कंटेनर में, जैसे आपको दिखाई दिया, देखो ये सॉल्ट, आपने इसको वाटर के अंदर डाला, एक साइड में आपके पास कंटेनर है, उसमें सॉल्ट है, वो सॉलिड स्टेट में है, आयंस उसमें भी हैं। लेकिन जैसे ही आपने उसको किस के अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर डाला, आपने उसको डिसोल्व किया, अब क्या हो गया, जो बने हुए जो आयंस थे पहले से वो आपके क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो गए हैं। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो जब आपने इलेक्ट्रोलाइट को, जो आपका सब्सटेंस था जैसे NaCl है, आपने उसको जैसे ही सॉल्वेंट के अंदर डाला या सॉल्वेंट को उसके अंदर डाल दें, तो जो आपके आयंस हैं वो आपके सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। आप ध्यान से डायग्राम में देख सकते हैं। आप इधर भी देखिए, दूसरे डायग्राम के अंदर भी यही हमने शो कर रखा है। देखो किस टाइप से हम सोल्ट को वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आयंस थे सोल्ट के अंदर अब वो सेपरेट हो जाएंगे after the addition of the electrolyte in the solvent। आप इस डायग्राम में बड़े ध्यान से देखना अब कि ये आपके पास देखो यहाँ पे ये सॉल्ट है, देखो ये सॉल्ट, जैसे ये वाटर मोलिक्यूल्स देखो आते हैं, देखो वन बाय वन देखे वाटर मोलिक्यूल्स कम, और वाटर मोलिक्यूल्स ने सराउंड किया एक पर्टिकुलर आयन को, फिर सेकंड को देखो सराउंड किया, एंड सो ऑन। इस स्टेप से क्या होते जा रहे हैं, जो आपके आयंस हैं उनको हम सेपरेट करते जा रहे हैं। आप डायग्राम में बड़े ध्यान से देखिए नीचे वाले में कि वाटर मोलिक्यूल कम एंड पिक वन ऑफ द आयंस, देखो नेगेटिव आयन, नाउ पिक दैट पॉजिटिव आयन। और एक चीज और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब ये पिक करते हैं, देखो नेगेटिव आयन को देखो पिक किया, तो देखो पॉजिटिव एंड के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। देखो जब सेकंड में देखना, देखो अब ये पॉजिटिव आयन को पिक किया थ्रू देयर नेगेटिव एंड, क्योंकि जो वाटर है, देखो वाटर के अंदर आप जानते हैं इट इज ए पोलर मोलिक्यूल, वाटर इज ए पोलर मोलिक्यूल। देखो इस टाइप से ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर देखो ये दो H जो लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और H के ऊपर क्या होगा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे स्लाइट पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव, मीन्स इट इज ए पोलर मोलिक्यूल, इट हैज two poles. One is the negative pole due to the presence of the negative charge on the oxygen atom. Other one is the positive pole due to the presence of the slight positive charge on the H atoms. तो आपके पास जो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट को शो किया, जो ऊपर वाले कंटेनर में थे, यहाँ पे हमने इसका लैटिस शो किया, जिसमें जो नेगेटिव आयन है ये आपके बोलो कौन है, यहाँ पे देखो ये दीज आर दी Cl नेगेटिव आयन, और जो पॉजिटिव आयन है ये यहाँ पे बोलो कौन है, दैट इज द Na पॉजिटिव आयन। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जब लेके जाते हैं अपने साथ किस चीज को, देखो ये नेगेटिव आयन को देखो लेके गए, कौन से एंड के थ्रू, आप ध्यान दे, देखो ये पॉजिटिव एंड के थ्रू अट्रैक्शन हुई, और वाटर मॉलिक्यूल देखो लेके जाते हैं पॉजिटिव आयन को, मींस Na पॉजिटिव आयंस को, तो जो जैसे ही देखो पॉजिटिव को लेके थ्रू दे नेगेटिव एंड, आप देखिए नेगेटिव एंड के थ्रू लेके गए हैं। तो मीन्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम भी आपको एग्जाम में इस टाइप से बनाना पड़ता है। आप देखो ये फाइनल डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे तो हमने मूवमेंट करते हुए दिखाया कि किस टाइप से किस एंड के थ्रू, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि अट्रैक्शन होती है
और ये जो अट्रैक्शन है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर अट्रैक्शन को आप क्या कहते हैं? वाटर के अंदर तो मैंने जैसे आपको बताया कि वाटर के अंदर पहले से वो लोग क्या है, ऑलरेडी डाइपोल, वाटर हैज द परमानेंट डाइपोल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप वाटर के अंदर बताएं कि इसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल है या परमानेंट डाइपोल। वाटर के अंदर किसी की वजह से डाइपोल नहीं आए, वाटर मॉलिक्यूल अकेला है, सेपरेट है, तो भी इसके अंदर स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज रहता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम, दैट इज द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन एटम, मींस वाटर मॉलिक्यूल हैज परमानेंट डाइपोल। सिमिलरली ये जो अट्रैक्शन की इन्होंने जाके, जैसे मैं देखो साइड में दिखाऊं यहाँ पे, जैसे Na पॉजिटिव के साथ देखो ऐसे अट्रैक्शन हुई, देखो यहाँ पे, तो ये एक आयन है, Na पॉजिटिव इज आयन, देखो आयन के साथ देखो अट्रैक्शन हुई, सो दैट अट्रैक्शन नाउ कॉल्ड एज द आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसको आप क्या कहते हैं? देखो Na पॉजिटिव इज आयन, वाटर जो मॉलिक्यूल इसके अंदर डाइपोल है, तो आयन और डाइपोल के बीच की देखो ये जो अट्रैक्शन है बीच में, देखो ये जो अट्रैक्शन, एग्जाम में कई बार ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि नेम द टाइप ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द Na positive or the Cl negative ion with the water molecule when the NaCl is added in the water. The attraction here called as the ion dipole attraction, called as the ion dipole attraction। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, और डायग्राम भी आपको प्रॉपरली बनाना आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं दूसरे एंड के ऊपर देखो यहाँ पे मैं Cl नेगेटिव देखो ऐसे शो कर देता, तो Cl नेगेटिव की अट्रैक्शन बोलो किसके साथ है? यहाँ पे देखो, देखो ये H पॉजिटिव के साथ, तो मिड में बोलो हमने कौन दिखा रखा था? दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर की जो अट्रैक्शन हुई है Na पॉजिटिव के साथ भी है, Cl के साथ भी है, Na पॉजिटिव और देखो Cl नेगेटिव के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ गए, तो मीन सेपरेट हो गए ना आपके आयंस, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक दूसरे से दूर चले गए जब आपने उसको सॉल्वेंट में डाला, वाटर में डाला, क्योंकि वाटर इन आयंस के साथ एक अट्रैक्शन करता है जिस अट्रैक्शन का नाम है आयन डाइपोल अट्रैक्शन। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोसिएशन, मींस द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड आयंस। क्योंकि जो लैटिस है देखो ये NaCl का जो लैटिस है, इस लैटिस के अंदर पहले से ही आपके आयंस तो हैं ही, आयंस तो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन। अब उन बने, तो वो प्रोसेस तो क्या थी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। लेकिन जो बने हुए आयन थे, जो लैटिस था, उसको हमने आयनों को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर दिया, एक दूसरे से दूर कर दिया। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑलरेडी फॉर्म्ड आयंस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आप देखें और इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कंडक्टर्स के बारे में। देखो जो सब्सटेंस है वो आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। सब्सटेंस आपके कंडक्टर भी हो सकते हैं, जो सब्सटेंस है वो आपके इंसुलेटर भी हो सकते हैं, वो आपके सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आपके इंसुलेटर तो कौन से सब्सटेंस थे? जो अपने अंदर से करंट को पास ही ना होने दे, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। कि द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स। आप उन्हें इंसुलेटर्स कहते हैं। आमतौर पे जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कौन से कंडक्टर की बात करते हैं? देखो अभी हम पहले थोड़ा कंडक्टर के बारे में बताते, फिर उसका कंपैरिजन हम इंसुलेटर के साथ करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई कि इंसुलेटर कौन होते हैं, विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। तो कंडक्टर कौन होंगे? कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। आप उसे कंडक्टर कहेंगे। लेकिन करंट किस वजह से? देखो यही हम आपको बता रहे थे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। तो करंट दो ही वजह से होता है, या तो उस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फ्री आयंस होंगे, तभी वो सब्सटेंस क्या करेगा? अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। सो द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम either due to the presence of the free electrons or due to the presence of the free ions are called as the conductor। आप उसे कंडक्टर कहते हैं। और जो अपने अंदर से करंट को पास ना होने दे, आप उसे कहते हैं इंसुलेटर। आप उसे इंसुलेटर कहेंगे जो अपने अंदर से करंट को पास होने ही ना दे। क्यों नहीं होने देगा? आप ये नहीं कह सकते कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ आयंस। देखो आप ये कभी ना कहें, जैसे हमने यहाँ पे ये नहीं कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने क्या कहा है यहाँ पे? हमने कंडक्टर की डेफिनेशन में देखो ध्यान से देखिए, हमने लिखा है कि द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ईदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। देखो हमने फ्री आयंस लिखा है, हमने सिंपली इलेक्ट्रॉन्स या सिंपली आयंस नहीं लिखा। क्योंकि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो, देखो आप जानते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, हर चीज एटम से मिलके बनी है, कोई भी सब्सटेंस क्यों ना हो। तो फिर वो जो सब्सटेंस है वो एटम से मिलके बना है, तो एटम में क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि एटम के देखो बीच में कौन होता है? देयर इज ए न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, देयर आर डिफरेंट शेल्स, और उन शेल्स में क्या होते हैं, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात आ गई किस चीज की, कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी हैं या नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट द सब्सटेंस कैन बी डिफरेंशिएट। हम सब्सटेंस को डिफरेंशिएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कंडक्टर्स और द इंसुलेटर और द सेमीकंडक्टर्स। तो जो अपने अंदर से करंट को पास ही ना होने दे। तो अब इसमें देखो होता क्या है, देखो ये आपकी कोई दूसरा एटम, देखो मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं, अभी हम मूवमेंट की फॉर्म में भी आपको शो करेंगे, यहाँ पे इमेज भी दिखाएंगे। देखो ये हमने शो किया, आप ध्यान से देखना, ये हमने शो किया। ये सर्कल की फॉर्म में मैंने शो नहीं किया एग्जैक्ट, तो देखो कैसे बनेगा डायग्राम। देखो मैं दोबारा आपके सामने बना दूं। कंप्लीट शेल होती है, कई बार बच्चे इसमें ही पजल हो जाते हैं, सर आपने सर्कुलर पाथ नहीं दिखाया। देखो ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, देखो ऐसे ये थर्ड शेल। हर शेल में बोलो हमने क्या शो किए, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही देखो क्रिस्टल लैटिस जो होती है, उसके अंदर देखो ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, हमने ये नेक्स्ट देखो एटम को इस टाइप से देखो हमने शो कर दिया। क्लियर हुआ। देखो ऐसे ही दूसरी साइड भी हम इलेक्ट्रॉन्स को देखो ऐसे शो कर देते हैं। तो ये सेकंड एटम हमने दिखा दिया। ऐसे ही देखो थर्ड एटम होता है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, देखो हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखो उसी टाइप से हमने शो किया। अब होता क्या है ड्यूरिंग द मूवमेंट, अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस सब्सटेंस ऐसा हो सकता है कि देखो ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, वन एटम टू अनदर एटम देखो मूवमेंट हो जाए, ऐसे वन एटम से अनदर एटम मूवमेंट हो जाए, इस एटम से जो नेक्स्ट होगा उसमें मूवमेंट हो जाए। क्लियर हुआ। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो सकता हो जाए। वो तब भी हो सकता है अगर इस इलेक्ट्रॉन की जो ये न्यूक्लियस है बीच में, देखो न्यूक्लियस इसके साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ये स्ट्रॉन्गली बाउंड ना हो न्यूक्लियस के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे। तो वही हमने कहा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं सभी के सभी आपके मेटल तो नहीं, सभी के सभी आपके कंडक्टर्स तो नहीं, कुछ आपके कंडक्टर हैं कुछ आपके कंडक्टर नहीं है, मीन्स इंसुलेटर भी हैं। तो मीन्स वो सब्सटेंस जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन की स्टेप से मूवमेंट हो पाए, एक एटम से सेकंड, सेकंड से थर्ड एंड सो ऑन, मींस इसने अलाउ किया करंट को मूव होने दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है, दैट इज ऑफ करंट, दैट इज ऑफ करंट की डायरेक्शन होती है। मींस ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन हुई यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को होने से रोकती है, दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखता है, स्ट्रांगली बाउंड किए रखता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की एकदम फ्री होने की जो टेंडेंसी है वो कम है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस टू सब्सटेंस, किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जल्दी हो जाएगी, किसी में धीरे धीरे होगी, किसी में होगी ही नहीं, जिसमें बिल्कुल भी ना हो वो कौन, इंसुलेटर, जिसमें थोड़ी थोड़ी होगी वो कौन होगा, सेमीकंडक्टर, जिसमें ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉसिबल है, वो आपके कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो डायग्राम मैंने बनाया आपके सामने सिर्फ इंसुलेटर की डेफिनेशन को समझाने के लिए, कि ये जो मूवमेंट मैंने शो किया, अगर मैं इस पे क्रॉस लगा दूं, देखो स्टेप्स देखो मैंने क्रॉस लगा दिया, मींस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ऐसा करके डायग्राम बना दे, सो दैट डायग्राम इज फॉर इंसुलेटर। आप डायग्राम ये जो बना दें करंट के ऊपर भी कर देंगे, देखो नो मूवमेंट ऑफ करंट, करंट की कोई मूवमेंट नहीं हुई। ये जो डायग्राम अब बन गया क्रॉस लगाने के बाद, ये इंसुलेटर का डायग्राम बन गया है। और डेफिनेशन क्या होगी इंसुलेटर की, जैसे कंडक्टर की लिखी थी, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ड्यू टू द, बोलो क्या लिखेंगे, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द इंसुलेटर। आप उसे इंसुलेटर कहेंगे और आप ये डायग्राम बना देंगे। लेकिन अगर हम इन क्रॉसेस को हटा दें, जैसे मैंने यहाँ पे पहले लगाए थे, अगर देखो मैंने ये क्रॉस देखो दोबारा से हटा दिए, हटाते ही साथ ये डायग्राम बताओ किसका बन गया, नाउ दैट डायग्राम इज फॉर कंडक्टर। अब ये देखो दोबारा से कंडक्टर का डायग्राम हो गया, डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी दी है। उसके बाद आप देखो जो मैंने दिखाया था, अब नीचे आप मूवमेंट की फॉर्म में भी देखिए, देखो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट आपको दिख रही है ना, फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम इन द लैटिस, देखो किस टाइप से मूवमेंट हो रही है, ध्यान से आप देखें। तो डायग्राम मूवमेंट फॉर्म में तो आप एग्जाम में शो कर नहीं सकते, तो देखो आपको, लेकिन यहाँ पे हमने ये मूवमेंट फॉर्म में आपको शो किया है, देखो किस टाइप से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। अगर ये मूवमेंट ना हो तो ये कौन, इंसुलेटर, स्लो मूवमेंट हो तो बोलो कौन, सेमीकंडक्टर, फास्ट मूवमेंट हो तो बोलो कौन, कंडक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। देखो इसमें मूवमेंट किसकी हो रही है, देखो आयंस की। देखो दीज आर, देयर आर डिफरेंट आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। देखो इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन है। अगर ये मेल्टेड फॉर्म के अंदर है तो आप किसे कहेंगे, ये मोल्टन NaCl है। तो आप क्या कह देंगे कि जो आपके पास जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बोलो कौन है यहाँ पे, दैट इज द मोल्टन NaCl।
is present in that container, means free Na और फ्री Cl नेगेटिव आयंस है। अब ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड की जो रोड है जिसे आप बोलो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनोड। जिसके ऊपर बोलो, क्योंकि बैटरी हमने यूज कर रखी है यहाँ पे, तो बैटरी जब हम यूज करेंगे, आमतौर पे देखो कन्वेंशन को हम ठीक कर दें, जो यहाँ पे हमने कन्वेंशन शो नहीं कर रखी थी, हमने इस डायग्राम के अंदर रिवर्स दिखा रखा है, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो क्या ये एंड आपका एनोड है, लेफ्ट साइड वाला है? नो, इट इज कैथोड हेयर। इस डायग्राम के अंदर मूवमेंट के अंदर जो शो कर रखा है, तो ये आप करेक्शन जरूर कर लेना। देखो इधर हमने कैथोड को शो कर रखा, देखो तो नेगेटिव एंड, और इधर कौन सा एंड हमने शो कर दिया, दैट इज द पॉजिटिव। बोलो ये कौन है? यहाँ पे हमने एनोड को देखो शो कर रखा है। मीन्स आपके इन एक्चुअल अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस हम क्या करते हैं, आप एग्जाम में जब डायग्राम बनाए, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको समझा दिया था कि इधर जो कैथोड के ऊपर जो प्रोसेस चली, बोलो वो कौन सी होगी, दैट इज द रिडक्शन। ये डायग्राम हमने रिवर्स बना रखे हैं इस मूवमेंट वाले डायग्राम के अंदर, लेकिन आप अपनी कॉपी में एग्जैक्ट करेक्ट डायग्राम ही बनाएंगे। बोलो क्या बनाएंगे? एनोड को ऑक्सीडेशन होते हुए, आप इस रोड को किधर दिखाना, इसको आप हमेशा ही देखो, मैं लिख देता हूं ऊपर, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, दैट इज टूवर्ड्स, मस्ट बी टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ये इस डायग्राम में, इस पिक्चर में राइट हैंड साइड में दिखा दिया है, लेकिन आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही डायग्राम को ड्रा करेंगे। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है? देखो ये जो रेड कलर से हमने शो किया, जिनकी देखो मूवमेंट हो रही है, दीज आर दी Na पॉजिटिव आयन, दे मूव टुवर्ड्स, बोलो क्या, कैथोड। जो दूसरे ग्रीन कलर से हमने शो कर रखे हैं, दीज आर दी Cl नेगेटिव आयंस, देखो ये Cl नेगेटिव आयन है, जिनकी मूवमेंट किधर हुई है, टुवर्ड्स द एनोड। तो ये जो Na पॉजिटिव आयन है जिसे हमने यहाँ पे शो किया, Na पॉजिटिव आयन टेक द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द Na, और देखो Na गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, कैथोड के ऊपर Na आपका डिपॉजिट हो गया। जबकि जो Cl नेगेटिव आयन है, देखो वहां पे होता क्या है, देखो Cl नेगेटिव आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, to form, after losing electron you form the neutral atom, that is a Cl, that is called as the primary change। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आप इसे primary change कहते हैं। और Cl is a unstable species, after their formations another Cl will be formed, these two Cl combine with each other result in the formation of the Cl2 gas, और इस टाइप से Cl2 गैस प्रोड्यूस हो जाती है एनोड के ऊपर। देखो ग्रीन कलर से हमने शो किया है, वहां पे ये Cl2 गैस प्रोड्यूस होगी, Cl2 गैस आपकी बबलिंग की फॉर्म में हमें निकलती हुई दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मूवमेंट ऑफ द आयंस हुए ना, Na पॉजिटिव आयन की मूवमेंट, देखो Cl नेगेटिव आयन की मूवमेंट, तो करंट देखो इसमें मूवमेंट हो गई यहाँ पे। तो मीन्स कहने ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आप देख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वहां पे तो प्रॉपरली इसी डायग्राम को और भी अच्छे से आप शो कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ द आयंस हुई, फिर करंट प्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे तो देखो पहले हमने बैटरी ऐड की है, बोलो बाहर से हमने क्या ऐड की है, बैटरी, करंट पहले पास किया है, उसके बाद जो मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिकम्पोजिशन हो गया, उसका डिस्चार्जिंग हो गया, Na पॉजिटिव नहीं रहा, वो Na में बदल गया, Cl नेगेटिव नहीं रहा, वो Cl2 में बदल गया, मींस आयनों की डिस्चार्जिंग हो गई। तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ द डिकम्पोजिशन और द डिस्चार्जिंग ऑफ द मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्योंकि हमने मोल्टन लिया, आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ऑन पासिंग करंट थ्रू इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दैट सेल हियर इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें आप पहले करंट पास कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको दिखाना हो फ्री आयंस को, तो आप किस में शो करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम आप बना सकते हैं, जिसमें पहले आयनों की मूवमेंट होती है, मींस पहले आयनों की मूवमेंट के द्वारा पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के बाद फिर करंट प्रोड्यूस होता है। तो वही हम यहाँ पे शो करें कि वहां पे फ्री आयंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? आपका करंट। तो ये डेफिनेशन आपके कंडक्टर की, द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम either due to the presence of the free electrons or the free ions are called as the conductors। एक चीज और आपको देखो बता दें, आपने ये जनरली देखो आमतौर पे घर पे देखा है, क्या देखा आपने कि मान लीजिए आपके पास देखो प्योर वाटर होता, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा है, प्योर वाटर मींस डिस्टिल्ड वाटर। अगर आपके पास डिस्टिल्ड वाटर होता, मींस जिसके अंदर और कोई आयंस ना हो, मींस जिसमें सिर्फ वाटर, और वाटर के अंदर बोलो कौन से आयन होंगे, ऐसे H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। देखो इस टाइप से वाटर है आपके पास एक कंटेनर में, जिसके अंदर प्योर ही इलेक्ट्रोड है, देखो बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रोड, ये प्योर वाटर है, देखो प्योर वाटर है यहाँ पे। मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, देखो इस टाइप से पीछे से कनेक्टिविटी है, ये ओपन वायर है, इसको अपने इसमें डिप कर दिया, देखो वाटर के अंदर, देखो दिस दैट इज ए वायर, ओपन वायर है ये, जिसके अंदर से दूसरा एंड हमने प्लग के अंदर डाल रखा है,
ये डला हुआ है पहले से प्लगिंग के अंदर। तो इसमें आप अपनी फिंगर डिप करें इसके अंदर, फिंगर जब आप डिप करेंगे इसके अंदर तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन हमने फिर क्या कर दिया, ध्यान से देखना, हमने इसमें डाल दिया NaCl बाहर से। लो क्या डाला आपने, सोल्ट NaCl। जैसे ही आपने NaCl इसमें डाला, बोलो कौन से आयन भी आ गए, नाउ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट। देखो इस स्टेप से तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस की मूवमेंट होगी। आप कहेंगे वाटर में ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसमें तो हमने फिर भी दिखा रखे आयंस। देखो क्या होता है कि जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन तो है, लेकिन इट इज द बेसिक फैक्ट, ये आप ध्यान भी रखते हैं कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर होता है तो 1 लीटर वाटर हैज ओनली 10 raised to the power -7 H positive ion and also the 10 raised to the power -7 OH negative ion. So much less amount of H positive or the OH negative ion. Very very low conductance. कम आयन होंगे तो कम करंट होगा, अभी हम आपको बताएं भी गए सारी बातें। तो इसलिए करंट यानी इतना नेग्लिजिबल होता है कि वो हम महसूस ही नहीं करते, क्योंकि लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, Na पॉजिटिव डाला, वो कंप्लीटली आयंस में देखो ब्रेक हो गया। नाउ द मूवमेंट ऑफ द आयंस टेक्स प्लेस और एकदम हमें करंट लग जाता है। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन लिखी है फ्री आयंस, देखो वाटर में फ्री आयंस आ गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस आ गए और एकदम हमें क्या लगा, शॉक लगा, इलेक्ट्रिकल शॉक लगा हमें। लेकिन अगर NaCl नहीं डालते तो शॉक नहीं लगता। तो इससे प्रूव होता है कि जो करंट चलता है वो फ्री आयंस की वजह से भी चलता है, और जो ऊपर हमने दिखाया था फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट चलता है। तो दैट्स द कंप्लीट डेफिनेशन। तो आप दोनों बातें एग्जाम में शो कर सकते हैं कि जब डेफिनेशन आए कि हाउ विल यू डिफाइन द कंडक्टर्स, सो द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ईदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द फ्री आयंस आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स। आप उन्हें कंडक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कंडक्टर दो टाइप के हो जाते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होंगे, these two type of conductors are, first are the metallic conductor and other are the electrolytic conductors। दूसरे आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होंगे। जो डेफिनेशन अभी अभी हमने आपको बताई उसको आप दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। टू पार्ट्स बोलो कौन से होंगे, वन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए और सेकंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस के लिए। तो मेटेलिक कंडक्टर्स बोलो डेफिनेशन क्या बनेगी कि द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे हम, विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द लैटिस। देखो ये जो लैटिस है, देखो नीचे देखो जो ये हमने ये मूवमेंट देखो दिखा रखी, इस लैटिस के अंदर कोई चेंज है, नो, द पोजीशन ऑफ द एटम रिमेन सेम। जो एटम की पोजीशन है वो वही है। जो एटम्स की डिलोकलाइजेशन नहीं हुई कि एटम इधर से उधर जा रहे हैं, नो, only the delocalization of the electrons takes place, only the movement of the electron takes place from one atom to another and so on। तो कंटिन्यूटी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। वही हमने लिखा विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एटम्स इन द मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ये सेंस है इसकी विदाउट एनी चेंज, कि किस चीज में चेंज नहीं आया, एटम की पोजीशन में चेंज नहीं आया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है। सो द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड एज द मेटेलिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में हम बताएं उससे पहले इसकी डेफिनेशन तो आप एग्जांपल तो आप जानते ही हैं, क्योंकि डेफिनेशन आप देखी पूरी पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ आपके मेटलाइड्स हैं। तो जितने भी मेटल हैं वो क्या है, मेटेलिक कंडक्टर्स हैं। कार्बन है जैसे, वो एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की सेंस क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने की सेंस ये है कि द सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स। जैसे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन डायमंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड एक इंसुलेटर है, आपकी जो ग्रेफाइट है वो आपका कंडक्टर है, क्योंकि उनका लैटिस अलग अलग है, दोनों की स्केलेटन अलग अलग है। जो ग्रेफाइट है इसके अंदर आपने सभी ने पढ़ा है ना कि इसके अंदर आपकी क्या होती है, हेक्सागोनल लेयर टाइप की स्ट्रक्चर होती है। कार्बन जो है वो हेक्सागोनल लेयर टाइप की, देखो ऐसे स्ट्रक्चर शो कर देता। मान लीजिए हमने ये एक हेक्सागन बना दिया, उसके बाद देखो ये सेकंड हेक्सागन बनाया। यहाँ पे जितने भी इंटरसेक्शन देखो जो पॉइंट होंगे इनके अंदर बोलो कौन प्रेजेंट है, एवरीवेयर कार्बन इज प्रेजेंट। आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख लें, देखो जैसे मैंने इस लैटिस को देखो पूरा किया, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, आप ध्यान से देखें हर कार्बन के 3 बॉन्ड्स ही बने हुए हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो ये आपने इस टाइप से पढ़ रखा है,
ये कॉन्फिगरेशन होती है ना कार्बन की 1s2 2s2 2p2, 2d तो होता नहीं इसके अंदर, सेकंड शेल है। तो इसकी वैलेंस शेल में बोलो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन। देखो इस टाइप से आप सेपरेट फॉर्म में भी दिखा दे, देयर आर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो 3 बॉन्ड कार्बन ने बना लिए। नाउ द एवरी कार्बन एटम हैज द 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। देखो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है हर एक कार्बन के पास। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कार्बन एटम इन द स्केलेटन ऑफ द ग्रेफाइट, ये एक ही लेयर बनाई अभी तक हमने आपको बता दें, दैट इज ओनली द फर्स्ट लेयर। ऐसे ही जो हेक्सागोनल लेयर होती है, देयर आर डिफरेंट हेक्सागोनल लेयर्स, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, और इन डिफरेंट लेयर के बीच में होती है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दीज लेयर आल्सो कैन स्लिप ओवर वन अनदर, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का नेचर स्लिपरी भी होता है। और प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच ऑफ द कार्बन एटम इन दैट हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन को अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने। तो देखो हर कार्बन को आप देखेंगे तो बोलो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या है, किसी भी कार्बन की आप देखेंगे हियर इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो गुड कंडक्टर है। तो ये ग्रेफाइट होता है। जबकि आपके जो डायमंड होता है उसके अंदर आपकी स्केलेटन कैसी होती है, देखो 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे हर ईच ऑफ द कार्बन एटम फॉर्म द, देखो इस टाइप से टेट्राहेड्रल फॉर्म में, देखो 4 बॉन्ड्स देखो मैंने बना दिए, एंड सो नेक्स्ट कार्बन फिर दोबारा से देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, देखो 4 बॉन्ड्स बना दिए। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है आपके डायमंड की इस टाइप से, तो जिसके अंदर हर किसी भी कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द डायमंड, कार्बन एटम हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो इट इज द इंसुलेटर। तो देखो डायमंड की जो स्ट्रक्चर मैंने 3D देखो जैसे आपको यहाँ पे बना के शो किया यहाँ पे, तो डायमंड के पास क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा, नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके स्केलेटन में, सो इट इज द इंसुलेटर। और जो ग्रेफाइट की मैंने स्ट्रक्चर बनाई उसमें आपने क्या देखा, एवरी कार्बन एटम हैज द बोलो क्या 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इट इज अ गुड कंडक्टर। यही तो हमारी डेफिनेशन है मेटेलिक कंडक्टर्स की, ये मेटल है। सो द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम due to the presence of the free electrons without causing any change in the position of the atoms are called as the metallic conductors। जैसे ग्रेफाइट एग्जांपल हमने ले लिया, इंसुलेटर का एग्जांपल जैसे डायमंड हो गया आपका। नीचे हमने मूवमेंट फॉर्म में देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को तो शो कर ही रखा है, नीचे देखो कंटिन्यूटी में ये मूवमेंट देखो, ये यहाँ पे चलिए किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे कि मूवमेंट कैसे हुई। सो दैट इज द वे ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर वन। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और द मोल्टन स्टेट। जैसे हमने यहाँ पे ये डायग्राम शो कर ही रखा है, देखो पहले वाले डायग्राम को, ये डायमंड और इस डायग्राम को अगर हम हटा दें तो इसके जस्ट नीचे देखें हमने शो किया था ना वाटर, वाटर के अंदर सिंपली प्योर वाटर था, डिस्टिल्ड वाटर था, नो मोर आयंस, जिसके अंदर और कोई वाटर के अंदर और कोई आयंस ही नहीं थे। तो जैसे उसमें हमने वायर डिप की, अपनी फिंगर डिप की, तो हमें शॉक नहीं लगा। लेकिन जैसे ही हमने NaCl डाला, डालते ही साथ उसमें फ्री आयंस आ गए, और जिसकी वजह से क्या लगा बोलो, हमें करंट लग गया। सो दैट्स द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कि द करंट फ्लो ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से भी करंट चलता है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, जिन्हें आप सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स कह दें या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आप कह सकते हैं। लेकिन इस चीज की तरफ जरूर ध्यान दें, ये फ्री आयंस मिलेंगे हमें कब, जब आपके पास या तो देखो मोल्टन स्टेट हो, मींस आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो एक कंटेनर होता है यहाँ पे, देखो दूसरी फॉर्म में भी आपको बता दें, ये तो हमने बताया वाटर को लेके, लेकिन मान लीजिए आपके पास देखो यहाँ पे कंटेनर होता, और उस कंटेनर के अंदर आप क्या कर देते, उसमें आप NaCl डाल दें, लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर NaCl डाल दें। सॉलिड स्टेट के अंदर देखो हम बता रहे हैं, देखो ये हमने एक कंटेनर लिया, ध्यान देना, वी हैव ए कंटेनर, और इसके अंदर आपने ले लिया देखो यहाँ पे सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl, देखो इसके अंदर हमने ये शो किया, देखो सॉलिड NaCl, Cl नेगेटिव आए देखो इसके अंदर है। तो इसके अंदर आपने फिंगर डिप की, बाहर से देखो हमने इलेक्ट्रिक वायर ये हमने डाल दी, जिसके थ्रू करंट आ रहा है पीछे से, आपने फिंगर भी इसमें देखो डिप कर दी, आपकी फिंगर देखो आपने डिप कर दी यहाँ पे, आपको कोई शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इस कंटेनर को आपने नीचे से देखो हीट करना शुरू किया, देखो नीचे से आपने क्या किया, इसको हीट करना शुरू किया आपने, तो ये जो सॉलिड NaCl था इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मोल्टन NaCl, देखो ये मोल्टन NaCl में कन्वर्ट हो गया। आपने फिंगर उसी में डिप कर रखी थी,
लेकिन कुछ ही पल के बाद आपको शॉक लगा, इलेक्ट्रिक शॉक। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड NaCl जब मोल्टन NaCl में कन्वर्ट हुआ तो नाउ द आयंस बिकम फ्री, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में आ गए, आयंस आर फ्री टू मूव। अब वो मूव किए, आयनों ने मूव किया तो एकदम करंट लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है इस चीज को शो करने के लिए कि आयन अगर फ्री होते हैं तो करंट चलता है। सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और द इलेक्ट्रोलाइट्स के द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस। और वो फ्री आयंस भी बोलो हमें कब मिलेंगे? इन देयर एक्वा सॉल्यूशन, या किसके अंदर? इन देयर मोल्टन स्टेट। जैसे हमने अभी इसको हीट कर दिया, अगर आप इसको हीट ना करते तो ऑपोजिट देखो हम क्या कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि देखो ये सेम कंटेनर है, आपने हीट नहीं किया इसको, लेकिन आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। देखो मोल्टन स्टेट में नहीं किया, आपने इसमें क्या ऐड कर दिया? देखो वायर डाली, फिंगर आपके ने डिप कर रखी है, नो शॉक। उसके बाद आपने अचानक से इसमें डाल दिया वाटर। क्या डाल दिया आपने? इसमें H2O ऐड कर दिया। H2O डालते ही साथ ये आपके पास सॉलिड NaCl बोलो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ द एक्वस NaCl। मींस इसके अंदर अब फ्री Na पॉजिटिव आयन है, फ्री Cl नेगेटिव आयन हो गए, फ्री फॉर्म में है, बीच में वाटर आ गया इसके अंदर। नाउ दैट एक्वस सॉल्यूशन हैज द फ्री आयंस, मींस आयंस आर फ्री टू मूव। वो फ्री है मूव करने के लिए, तो आयन की मूवमेंट हुई तो करंट चला। सो द सब्सटेंस व्हिच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। आप उन्हें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कहते हैं। इनके एग्जांपल देखें, जैसे हमने ये लिखे यहाँ पे, बोलो कौन? मोल्टन या एक्वस NaCl, सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, सॉल्यूशन ऑफ बेसिस, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के ही एग्जांपल है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे जो कंडक्टेंस जो वेरी करती है कंडक्टर्स की, ये रेंज है अप टू बोलो क्या 10⁸ सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स। ये यूनिट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी यूनिट ये किस, क्योंकि कंडक्टेंस भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। अब ध्यान दे, देखो मैंने क्या लिखा, आप नीचे वाले डायग्राम को देखें। देखो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स देखो चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की देखो इस टाइप से हमने ये मूवमेंट दिखाई, देखो इस टाइप से। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द मेटेलिक कंडक्टर्स? तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी बोलो क्या हो जाएगी? इनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, स्पीड, ये भागेंगे पूरी तेज। देखो एक बेसिक तरीका आपको बताएं, मान लीजिए देयर इज ए रोड, एक रोड है जिसपे आप चल रहे हैं, बीच में देखो ये डिवाइडर है। मान लीजिए देखो ये डिवाइडर है बीच में। देखो इधर कुछ लोग इधर से देखो जाएंगे वन साइड, ये इधर से जाने की, वापस आने की देखो डिफरेंट साइड है। तो मीन्स ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है जो ये चल रहे थे, क्या इनके बीच में कोलिजन होगा? नो, देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ कोलिजन, होगा ही नहीं बल्कि। लेकिन अगर बीच में ये डिवाइडर ना होता, देखो मैंने ये डिवाइडर हटा दिया यहाँ से, तो अब क्या होगा? और अगर हम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, बीच में कोई डिवाइडर भी नहीं, मीन्स रोड जो है आपका नैरो हो गया। तो अब जितने जो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने से होता क्या है? मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो इलेक्ट्रॉन्स तेज भागेंगे, उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो गई। तो वो लोग क्या इंक्रीज हुई? एकदम से वो तेज भागे, मूवमेंट इंक्रीज। तो मूवमेंट इंक्रीज होने से उनके बीच में कोलिजन बढ़ गए। बोलो उनके बीच में क्या हो गए? बोलो कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन इंक्रीजेस, कोलिजन भी बढ़ गए। अब कोलिजन होने की वजह से देखो आगे हमने लिखा द नेट स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, जो हमने एक लाइन में लिख दिया था। मैंने ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपको लिख के दिखाया है। तो विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द मूवमेंट इंक्रीजेस, बट द collision simultaneously increases due to the increase of that simultaneous collision the net speed decreases। तो लिखित में हम कैसे लिखेंगे फिर हम? with the increase of the temperature the net speed decreases due to the collision in between the more energetic electrons। और इसलिए कंडक्टिविटी भी बोलो क्या हो जाती है? डिक्रीज। सो द कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द मेटेलिक कंडक्टर्स। तो आप क्या लिखेंगे? आप यही चीज लिखेंगे कि विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द नेट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द नेट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और लिख देना, द नेट स्पीड डिक्रीजेस। किसकी नेट स्पीड? द नेट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, the net speed of the electrons decreases
ड्यू टू द कोलिजन इन बिटवीन द मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। और नीचे फ्लो चार्ट बनाए तो ऐसे दिखा देना जैसे मैंने अभी ऊपर आपको अलग से करके दिखाया है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द मेटेलिक कंडक्टर। अगर अब हम बात करें इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर की किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के ऊपर, तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आपके पास हैं तो फिर होगा क्या? मान लीजिए आपके पास, हमने एक डायग्राम बनाया था, आपने देखा होगा, उसमें हमने एक कंटेनर के अंदर क्या लिया था? हमने लिया था सॉलिड NaCl। बोलो क्या लिया था? सॉलिड NaCl। देखो दोबारा से अगर मैं साइड में यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना दूं तो आप उस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो दोबारा से हम बना रहे हैं, दूसरी साइड देखो जगह है वहां पे बना देते हैं। देखो मेटेलिक कंडक्टर वाली लाइन के अंदर देखो, वी हैव द सॉलिड NaCl इन ए कंटेनर, वी हैव द सॉलिड NaCl। सॉलिड NaCl आपने इसमें इलेक्ट्रिक वायर देखो डाल दी, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रिक वायर, तो क्या हमें शॉक लगेगा अगर हम इसमें फिंगर डिप कर दें? नो, बिकॉज नो मूवमेंट ऑफ द आयंस, नो मूवमेंट ऑफ द आयंस। फिर हमने क्या किया, इसको नीचे से देखो हमने कहा था हीट कर दें, आप हीट कर दें इसके अंदर। जैसे आपने हीट किया क्या हुआ? ये मोल्टन स्टेट इसकी आ गई। बोलो क्या आ गई? मोल्टन स्टेट मींस आयन की डिसोसिएशन हो गई। तो मींस होता क्या, विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द नंबर ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ द फ्री आयंस लिखेंगे हम यहाँ पे, मोर प्रॉपरली लिखेंगे तो फ्री और ऐड कर देना आप यहाँ पे। The number of the free ions in the solution increases due to the dissociation of the substance। हमने free ions क्यों लिखा? क्योंकि हमने पहले ही आपको डेफिनेशन आज बता दी थी। Ionization means formation of the ions। ions तो हैं solid NaCl के अंदर, ions तो हैं, लेकिन they are not free to move। वहां पे जो ions हैं वो फ्री नहीं है मूवमेंट के लिए, तो इसलिए नो करंट। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोल्टन स्टेट आ गई। मींस विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द नंबर ऑफ द फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस। आयन एक दूसरे से सेपरेट अपार्ट हो गए, आ गया ना डिसोसिएशन, पर्टिकुलर जो वर्ड है। आयंस तो थे, आयनाइजेशन तो हो चुकी थी, लेकिन उन बने हुए आयनों को हमने हीट करके सॉलिड NaCl को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बोलो यहाँ पे अगर हम इसको नीचे से हीट करेंगे, नाउ दैट सॉलिड NaCl गेट कन्वर्टेड इनटू द मोल्टन NaCl। देखो मोल्टन NaCl में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव द आयंस, देखो Na पॉजिटिव, देखो Cl नेगेटिव आयंस। नाउ दे आर मोर फ्री टू मूव। इनके बीच का देखो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। नाउ दे आर मोर फ्री टू मूव, ये ज्यादा फ्री है मूवमेंट के लिए, इसलिए करंट बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ? विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन कह रहे हैं हम, क्योंकि सॉल्यूशन मींस अगर हम वाटर डाल देते हैं, वाटर भी अगर होता तो फिर क्या होता? टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर दे तो और भी ज्यादा उनके अंदर मूवमेंट हो जाती है। विद द नंबर ऑफ द फ्री आयंस इंक्रीजेस ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द सब्सटेंस एंड दस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। इसलिए कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो देखो दोनों में रिवर्सल है। मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि नेट स्पीड ऑफ द आयंस वहां पे डिक्रीज हो गई थी ड्यू टू द कोलिजन इन बिटवीन द मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो क्या हुई है? इंक्रीज हुई है ड्यू टू द डिसोसिएशन ऑफ द आयंस। तो दैट्स द मेन डिफरेंस ऑफ द किसके ऊपर? इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन दीज टू टाइप ऑफ कंडक्टर, दैट इज द मेटेलिक कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। और हम एक चीज और बता दें, जो पीछे हमने इंसुलेटर के साथ कंपेयर कर रहे थे, आमतौर पर जब हम कंपेरिजन करते हैं मेटल्स का, मेटेलिक कंडक्टर का इंसुलेटर आपके सेमीकंडक्टर के साथ, तो हम जो फर्स्ट डेफिनेशन मेटेलिक कंडक्टर के बेसिस के ऊपर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस के ऊपर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो भी रही है या नहीं। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम भी बताया था, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड वो एलोट्रोप थे एक दूसरे के, दोनों कार्बन से ही मिलके बने थे, लेकिन स्केलेटन उनका ऐसा था कि ग्रेफाइट के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गुड कंडक्टर था, और डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसका स्केलेटन ही ऐसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें थे नहीं, तो वो आपका इंसुलेटर था। तो जो अपने अंदर से करंट को पास होने दे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटेलिक कंडक्टर जो पास ना होने दे ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो हर चीज में, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि हर चीज एटम से मिलकर बनी है। एटम के बीच में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर चीज में बीच में न्यूक्लियस है, एटम के बीच में न्यूक्लियस तो होगा ही, बाहर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्री है या नहीं, ऑन दैट बेसिस हम कह रहे हैं कि कोई सब्सटेंस आपका मेटेलिक कंडक्टर है या दूसरा सब्सटेंस आपका इंसुलेटर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमने देखे, इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे सब्सटेंस के साथ, वो होते हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस वन आर द इलेक्ट्रोलाइट, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहा था। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के साथ, जैसे अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे थे मेटेलिक कंडक्टर को इंसुलेटर के साथ। सेम
चीज यहाँ पे है। कैसे डिफरेंशिएट किया था वहां पे कि जो आपके मेटेलिक कंडक्टर थे उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे फॉर द मोमेंट, तो वो आपके उनके अंदर करंट पास हो सकता था। तो मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स तो थे लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो वो थे आपके इंसुलेटर। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट बोलो कौन होंगे? Electrolyte are those substances which get dissociate in the aqueous solution to give ions. The substance which get dissociate in aqueous solution to give ions. To give ions. तो आप उन्हें क्या कहते हैं? These called electrolytes. आप उन्हें electrolytes कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके NaCl, KCl जो भी है आपके, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, वो सभी क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जैसे आपने इसमें क्या देखा, देखो आपके पास दो एग्जांपल है। वन इज द मोल्टन सॉलिड क्लोराइड, देखो ये मोल्टन है, यहाँ पे कौन है? सॉल्यूशन है। देखो ज्यादा मूवमेंट तो आयंस की किस में होगी? मोल्टन लिया तो भी आपके आयंस की मूवमेंट तो होगी ही। यहाँ पे देखो एक आपके Na पॉजिटिव आयन है, दूसरे आपके क्लोराइड आयन है, तो आयंस की मूवमेंट तो हो रही है यहाँ पे मोल्टन के अंदर। अगर एक्वस ले लेंगे तो आयंस आर मोर फ्री टू मूव, क्योंकि उनके बीच में देखो स्पेसिंग ज्यादा हो गई है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन के बीच। आप ध्यान से देखें, मोर स्पेसिंग, क्योंकि जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो उसके अंदर मोर स्पेसिंग हो जाती है बिटवीन दीज टू आयन, मींस आयंस आर मोर फ्री टू मूव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन आर मोर फ्री टू मूव। तो ये हमने शो किया कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब आप उसकी चाहे मोल्टन स्टेट लें चाहे आपकी एक्वस फॉर्म लें, तो आयंस आर फ्री टू मूव टू मोर और लेस एक्सटेंट। तो वो सब्सटेंस आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। दूसरे सब्सटेंस आपके कौन हो? जैसे हमने देखो यहाँ पे दिखाया, ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान दे। देखो पूरी तरह से कंप्लीट डिसोसिएशन दिखाया है। देखो वाटर किस, देखो NaCl था, Na पॉजिटिव को भी वाटर अपने साथ ले गया, Cl नेगेटिव को भी ले गया, लेकिन देखो Cl नेगेटिव को ले गया, बोलो किस एंड के थ्रू? ध्यान से देखें, देखो पॉजिटिव एंड के थ्रू, देखो पॉजिटिव एंड के थ्रू Cl, ठीक है ना? Cl नेगेटिव वाटर मॉलिक्यूल के कौन से एंड के थ्रू अट्रैक्शन हुई? देखो पॉजिटिव एंड के थ्रू। Na पॉजिटिव को देखो लेके गया किस एंड के थ्रू? ध्यान से देखें, वाटर के अंदर देखो नेगेटिव एंड। ये नेगेटिव एंड कौन है? देखो ध्यान दे, ये नेगेटिव एंड ऑक्सीजन का एंड है, और ये साइड में जो लगे हुए हैं ये बोलो आपके कौन है? देखो दोबारा से शो करें, देखो ये H एटम है इधर, देखो ये H और बीच में ऑक्सीजन है ये। तो इस टाइप से देखो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई आपसे पूछे कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन है, आप तो आप कहेंगे वाटर। जनरली आप वाटर को ही यूज करते हैं वो एज ए सॉल्वेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट यूजेस हैं वो आपके किस चीज के? बोलो वाटर के। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, डिफरेंट रिएक्शन के अंदर यूज किया जाता है इसको। वाटर को यूज करते हैं आमतौर पे हम सॉल्वेंट को। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अच्छा है, इसकी सॉल्वेशन पावर बहुत अच्छी है वाटर की। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में देखो शो किया। नेक्स्ट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट गेट डिसोसिएट इनटू आयंस, व्हिच डू नॉट गेट डिसोसिएट इनटू आयंस इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन कर लो तो भी आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, आप एक्वस सॉल्यूशन ले लें तो भी वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो आप क्या लिखेंगे? व्हिच डू नॉट गेट डिसोसिएट इनटू आयंस इन मोल्टन, इन देयर मोल्टन और इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो दोनों चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे डेफिनेशन में कि द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट गेट डिसोसिएट इनटू आयंस इनटू फ्री आयंस in molten state or in aqueous solution are called as the non electrolyte। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया ले ले, ग्लूकोज ले ले, शुगर ले ले, ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। आमतौर पे इन सब्सटेंस को आप यूज भी करेंगे, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर आप यूज करते हैं। जैसे यूरिया का मोलर मास 60 होता है, NH2CO, इसका मोल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं ग्लूकोज का C6H12O6 आप लिखते हैं। शुगर मींस सुक्रोज, C12H22O11 आप लिखते हैं। 342 इसका मोलर मास होता है। ग्लूकोज का 180 मोलर मास होता है। यूरिया का 60 मोलर मास होता है। इनको आमतौर पे जब आप लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो आपका जनरली ये माइंड के अंदर रहते हैं, क्योंकि जनरली यही सब्सटेंस आमतौर पे आते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर, यही नाम आपको देखने को मिलते हैं। तो चाहे आप यूरिया ले लें, वाटर के अंदर डाल दें, ग्लूकोज को वाटर में डाल दें, शुगर को वाटर के अंदर डाल दें, नो फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, आयन में वो टूटेगा ही नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये आपका सब्सटेंस। बोलो कौन है ये? आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोवलेंट कंपाउंड है, आयनिक नहीं है। NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड, और यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, दीज ऑल आर दी कोवलेंट कंपाउंड्स। ये सारे कोवलेंट कंपाउंड है, ये आयंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं होगा इनका, ये डिसोसिएट नहीं होंगे आयंस के अंदर। तो नेक्स्ट अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही, कि फर्दर इलेक्ट्रोलाइट आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदर वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट।
आमतौर पे हम ये कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन में टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया, डिसोसिएशन हो गया, सेपरेशन ऑफ आयंस हो गई। लेकिन टू ए स्मॉल एक्सटेंट भी हो सकती है, टू ए लार्ज एक्सटेंट भी हो सकती है। कोई सब्सटेंस हो सकता है 95 to 98% आयंस में डिसोसिएट हो जाए, कोई सिर्फ 5 to 10% ही डिसोसिएट। ऑन दैट बेसिस वी कैन डिफरेंशिएट दीज टू टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वन इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अदर वन इज द वीकर वन। सो द substance which dissociates to a larger extent at all the concentration and up to the limit of 95 to 98% called as the strong electrolyte, आप उसे strong electrolyte कहते हैं। जैसे आपने देखा, देखो नीचे डायग्राम में दोबारा से देखें, NaCl, जब आपने इसके अंदर वाटर डाला तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा। इसका 100% डिसोसिएशन अकर्स ऑन द एडिशन ऑफ द सॉल्वेंट इन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज द NaCl हियर। देखो आपके फॉर एग्जांपल हमने एक ही मोल दिखाया है, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, अगर जितने भी होंगे वाटर ऐड करेंगे सभी के सभी सेपरेट अपार्ट हो जाएंगे। 100% डिसोसिएशन हो जाता है आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर वाटर डालते हैं, तो बिल्कुल 100% डिसोसिएशन हो गया, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल जैसे NaCl, KCl, NaNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी हैं, ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? विच डिसोसिएट ओनली टू द स्मॉल एक्सटेंट एट ऑल द कंसंट्रेशन। जैसे आपने यहाँ पे देखा, देखो ये आपको लैटिस है, देखो हमने लैटिस दिखा रखा, ध्यान देना, देखो ये कोई लैटिस है। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, वैसे क्योंकि वो तो लिक्विड होता है, लेकिन इन जनरल हम बता रहे हैं दैट इज द लैटिस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वाटर जब हमने डाला, देखो कुछ एक आयंस गए हैं, देखो ध्यान से देख, क्या कंप्लीट डिसोसिएशन होते हुए हमने यहाँ पे दिखा रखा है? नो, कंप्लीट डिसोसिएशन हमने यहाँ पे शो नहीं कर रखा है इस मूवमेंट के दौरान। पहले वाले डायग्राम में आप देखें, चाहे हमने एक ही मोल दिखाया हुआ है NaCl का, लेकिन हमने शो किया कंप्लीट फार अपार्ट हो गए, यहाँ पे कुछ आयंस अभी बाकी हैं। तो मीन्स द सब्सटेंस which dissociates to the small extent at all the concentration are called as the weak electrolyte। देखो हमने कंप्लीट डिसोसिएशन यहाँ पे शो नहीं किया। एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड है, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले यूनिट के अंदर भी आता है, पीएच के न्यूमेरिकल्स में भी हमने इसको यूज करना होता है। H2CO3 दैट इज द कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज ए वीक एसिड, HCN इट इज ए वीक एसिड। तो इस टाइप से आप इन चीजों को ध्यान, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज ए वीक बेस, तो ये वीक बेस होता है आपका, तो इन चीजों को आप ध्यान रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो इनकी कंडक्टिविटी, अगर हम डाइल्यूशन कर दें, हमने क्या बताया कि देखो जब तक आप डाइल्यूशन नहीं करते तब तक 100% डिसोसिएशन होगा ही नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी 100% डिसोसिएशन नहीं होता, लेकिन कब होता है? जब आप उसका डाइल्यूशन करते हैं तब 100%, जैसे हमने वाटर डालते हुए दिखाया, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर ऐड किया, 100% अब डिसोसिएशन हो गया आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन का इफेक्ट देखें, कंडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट देखें डाइल्यूशन का, तो क्या होगा? द कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। ऐसा क्यों? बिकॉज द इंटरआयनिक स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो आपके पास पहले क्या था, देखो आपके पास ये कंटेनर है, जैसे NaCl का अगर हम लैटिस दिखाएं, देखो स्टेप से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, देखो इसी टाइप से अगर हम लैटिस दिखाना शो करें, को Cl Na पॉजिटिव, देखो फिर Cl, क्योंकि पॉजिटिव के पास नेगेटिव को दिखाना जरूरी होता है। अब जल्दबाजी में ऐसे मत लिख देना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, फिर दोबारा से Na पॉजिटिव के नीचे Na पॉजिटिव शो कर दे। डायग्राम भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। Na के नीचे हमने देखो क्या शो किया है? Cl नेगेटिव का इनको। तो जैसे ही अगर हम इसमें अब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो? इनके बीच में अभी क्या है? इनों के बीच में देखो यहाँ पे है स्टेरिक हिंड्रेंस, बोलो क्या है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है इनके बीच। स्टेरिक का मतलब भीड़ भाड़ की वजह से रुकावट, जिसकी वजह से इन आयनों की मूवमेंट नहीं हो पा रही। तो स्टेरिक का मतलब रुकावट है, हिंड्रेंस का मतलब रुकावट है, स्टेरिक का मतलब भीड़ भाड़ की वजह से, क्राउडिंग की वजह से, क्योंकि एक दूसरे के नजदीक है, इनकी मूवमेंट नहीं हो पा रही। लेकिन जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो इन आयनों की सेपरेशन हो गई, डिसोसिएशन हो गई। मींस जो स्टेरिक हिंड्रेंस है आफ्टर द एडिशन ऑफ द वाटर, जैसे आपने वाटर डाला तो स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। बोलो स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो क्या हो गई? यहाँ पे डिक्रीजेस विद द एडिशन ऑफ द वाटर। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। The process of addition of water is called dilution, उसे आप dilution कहते हैं। So their conductivity increases with dilution because the interionic interaction, देखो आयनों के बीच की जो इंटरेक्शन है, जिसे आप स्टेरिक हिंड्रेंस कह रहे हैं, तो ये इंटरआयनिक इंटरेक्शन जो थी, जो अट्रैक्शन थी यहाँ पे इन बिटवीन द आयंस, वो डिक्रीज हो जाती है। Now the ions are more free to move. Now the ions are more free to move. So the conductivity increases.
तो जब डाइल्यूशन करते हैं आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ध्यान दें किस वजह से हुई, आयंस और ज्यादा नहीं बने, आयन तो पहले से बने हुए हैं, 100% आयन बने हुए हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, 100% आयन बने हुए, लेकिन सेपरेट नहीं हुए हैं, डिसोसिएशन 100% नहीं हुआ है। तो जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो फिर डिसोसिएशन होता, आयनाइजेशन तो है पहले से, 100% आयनाइजेशन है, 100% आयन बने हुए हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका NaCl, लेकिन जैसे ही वाटर डाला बने हुए आयन एक दूसरे से दूर हो गए, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो गई। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, जब रीजनिंग कभी आप गलत ना लिख दें, कभी आप ये ना लिख दें कि नंबर ऑफ द जो आयंस है आपकी जो आयनाइजेशन हुई, यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं होती यहाँ पे, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि द कंडक्टिविटी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इंक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन द स्टेरिक हिंड्रेंस, due to the decrease in the steric hindrance, and thus ions are more free to move, so the conductivity increases. While in case of the weak electrolyte अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, देखो इस डायग्राम को देखो, अब मैं यहाँ से देखो हटाता हूँ, देखो जो मैंने अभी ये समझाया आपको स्टेरिक हिंड्रेंस का, और नीचे देखो आपके ये दूसरा डायग्राम हम टाइप फॉर्म में शो कर देते हैं। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले बीकर में दिखाया, फिर डाइल्यूशन किया, ने क्या लिखा, पहले मोर स्टेरिक हिंड्रेंस थी, बाद में जैसे डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन के ऊपर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडिशन ऑफ द वाटर, तो जैसे ही आपने वाटर यहाँ पे ऐड किया, बोलो क्या किया, वाटर ऐड मींस एडिशन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज द डाइल्यूशन। तो बोलो क्या हुआ डाइल्यूशन करने से, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो क्या हो गई, डिक्रीज। तो ये आप प्रॉपर डायग्राम एग्जाम में शो कर देंगे। देखो वॉल्यूम हमने इंक्रीज करते हुए दिखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले था, देखो वॉल्यूम देखो कम दिखा रखा हमने, देखो लेस वॉल्यूम, देखो यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक कितना दिखा है, वाटर ऐड किया देखो हमने, साथ के साथ हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए, देखो वॉल्यूम हमने इंक्रीज करते हुए दिखाया क्योंकि वाटर ऐड कर दिया हमने, आयंस के बीच का डिस्टेंस हमने इंक्रीज करते हुए दिखा दिया। तो ये प्रॉपर चीज आपकी डायग्राम में होनी चाहिए इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन, वो भी इंक्रीज होती है, लेकिन क्यों, क्योंकि आप डेफिनेशन से जानते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स टू द स्मॉल एक्सटेंट एट ऑल द कंसंट्रेशन कॉल्ड एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनका डिसोसिएशन कभी भी नहीं होगा इवन आफ्टर द इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आगे हम देखेंगे, बिकॉज द नंबर ऑफ द आयंस इंक्रीजेस, वहां पे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। तो द कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद द डाइल्यूशन ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द आयंस, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द आयंस, आयंस की संख्या बढ़ती है, इसीलिए आपकी कंडक्टेंस बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस तो पहले से थे उनके, लेकिन दे आर नॉट फ्री टू मूव, उनके बीच की मूवमेंट इंक्रीज करवाई थी हमने, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज करवाई थी। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर नहीं है मेन फैक्टर, फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ दी आयंस। पहले भी आयंस देखो डायग्राम में देखें, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने शो किया, देखो लेस नंबर ऑफ दी आयंस, पहले लेस नंबर ऑफ दी आयंस थे, जैसे हमने डाइल्यूशन किया देखो नंबर ऑफ दी आयंस इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ द फ्री आयंस इंक्रीजेस, तो जिसकी वजह से कंडक्टेंस बोलो क्या हो गई है, यहाँ पे बोलो इंक्रीज हो गई है। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बोलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखना है, द स्टेरिक हिंड्रेंस in between the ions decreases, so the conductance increases. Weak electrolyte में क्या लिखना है, the conductance increases due to the increase in the number of the ions, और डायग्राम भी आपको प्रॉपर बनाने हैं। तो ये था डिफरेंस स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। अब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं, विच इज द गुड कंडक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक में बताएं कौन है गुड कंडक्टर। मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइट में देखिए दोनों ही कंडक्टर, लेकिन बेटर कौन है, बेटर वो होगा, पहली बात हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्टर, आयंस होंगे फ्री तो भी कंडक्टर, किसकी मूवमेंट ज्यादा होती है, देखो इलेक्ट्रॉन तो है, वो तो इंसुलेटर में भी होते थे, लेकिन क्या वो कंडक्टर है, नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पा रहे थे, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसलिए वो मेटेलिक कंडक्टर बन गया। आयंस तो है लेकिन क्या मूव कर पा रहे हैं, नहीं, अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टर नहीं है वो, तो आयंस अगर मूव करेंगे तभी वो अच्छा कंडक्टर होगा। लेकिन अब दोनों के बीच कंपैरिजन है मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच में, तो किस में स्पीड ज्यादा होगी, किनकी स्पीड ज्यादा होती है, मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा होगी। तो मेटेलिक कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर, बेटर कंडक्टर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, बिकॉज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द आयंस, सो दैट इज द रीजन। नहीं तो क्या होता, जो इलेक्ट्रिसिटी आपका डिपार्टमेंट है वहां से अपने घर तक, अपने होम तक जो करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है किसके थ्रू आती है, थ्रू वायर्स, नॉट थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ऐसा नहीं है कि हमने डिफरेंट कंडक्टर रखे हैं, फिर एक कंडक्टर से दूसरे, दूसरे से तीसरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस के थ्रू मूवमेंट हम करवा रहे, नो, किसके थ्रू करंट हमारे घर तक आता है, थ्रू वायर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही
करंट मूव होता है उनके अंदर. सो द मेटेलिक कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बिकॉज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द आयंस. दैट इज द मेन रीजन. अब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमने शो की. यहाँ पे देखो आयंस की मूवमेंट हम दूसरे डायग्राम देखो, ये आयंस की मूवमेंट हमें देखो स्लो करके दिखाइए, स्लो मूवमेंट ऑफ द आयंस. और पहले वाले डायग्राम में फास्ट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. तो दैट इज द रीजन के मेटेलिक कंडक्टर्स आर द बेटर कंडक्टर देन द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन गुड कंडक्टर है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कोर्स जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बिकॉज दे प्रोड्यूसेस द मोर आयंस ऑन डिसोसिएशन एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. डेफिनेशन है ये तो कि विच विल गिव मोर आयंस ऑन डिसोसिएशन. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच गिव लेस आयंस. आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट तो मोर द नंबर ऑफ द आयंस मोर विल बी द कंडक्टेंस. तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इट इज द बेटर कंडक्टर देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव्स मोर आयन ऑन डिसोसिएशन एज कंपेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया. थर्ड वन है आपका देखो डाइल्यूट एसिटिक एसिड और द कंसंट्रेटेड वन. नाम से जैसे पता चला कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड मींस आपने वाटर ऐड नहीं किया है. मींस एसिटिक एसिड पहली बात तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हमने पीछे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा था. तो कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड मींस एसिटिक एसिड है, अभी आपने वाटर ऐड नहीं किया है तो उसके अंदर लेस आयंस है, लेस नंबर ऑफ आयंस. डाइल्यूट एसिटिक एसिड मींस आपने डाइल्यूशन कर दिया तो मोर नंबर ऑफ आयंस आ गए आपके. तो जैसे आपने देखो ये डाइल्यूशन किया यहाँ पे देखो डाइल्यूशन, तो आपके पास क्या हुआ इस क्वेश्चन के ऊपर बता रहे हैं. पहले वाले का डायग्राम था ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला, तो इस टाइप से आप डायग्राम भी बना देना पार्ट नंबर 2 का. ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डायग्राम बना देना. देखो जो क्वेश्चन के साथ डायग्राम जरूर बनाए. अब पार्ट 3 पे चलते हैं. एसिटिक एसिड और कौन सा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड. तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज ए गुड कंडक्टर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड. ऐसा क्यों? क्योंकि जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड है ये बेटर कंडक्टर है. ऐसा इसलिए क्योंकि विद डाइल्यूशन द आयनाइजेशन ऑफ द बोलो किस चीज का एसिटिक एसिड इंक्रीजेस मींस द मोर नंबर ऑफ द आयंस विल प्रोड्यूस्ड ऑन डाइल्यूशन. तो इसलिए जो डाइल्यूट एसिटिक एसिड दैट इज द बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड. अब पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं. 0.1 mHCl और 5 mHCl. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? देखो HCl 5m का मतलब ये कंसंट्रेटेड है, मोर कंसंट्रेटेड है, क्योंकि 5m का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके 5 मोल्स HCl के हैं. और 0.1 का मतलब 1 लीटर HCl में देखो सिर्फ और सिर्फ 0.1 मोल HCl के हैं, मींस लेस HCl के मोल्स है वाटर के अंदर. तो कौन ज्यादा डाइल्यूट है? 0.1 वाला. तो इसलिए उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गई है क्योंकि HCl. अब रीजन यहाँ पे अलग होता है कि देखो HCl दैट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन एक डाइल्यूट है एक कंसंट्रेटेड है. 5 mHCl वाला तो कंसंट्रेटेड HCl है और 0.1 mHCl वाला क्या है आपका डाइल्यूट HCl है. तो डाइल्यूट HCl वाला क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा एज कंपेयर टू द 5 mHCl, क्योंकि अभी हमने पीछे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देखा था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस के ऊपर भी हमने देखा था. और ये यहाँ पे इस डायग्राम में आपको देखो दिख भी रहा है. देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. जैसे ही देखो हम डाइल्यूशन करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस कौन? यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर आपके पास ये 5 mHCl है. देखो 5 mHCl है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे आयंस की मूवमेंट कम होगी, तो ये थोड़ा इसकी कंडक्टिविटी कम होगी. जैसे ही हमने देखो डाइल्यूशन किया स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो क्या हो गई है आपकी? डिक्रीज हो गई है. आयंस आर मोर फ्री टू मूव, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. मान लीजिए वाटर ऐड करने के बाद ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको 0.1 mHCl के अंदर, तो बोलो कंडक्टेंस पहले ज्यादा थी या बाद में? बाद में कंडक्टेंस बढ़ गई है. तो 5 mHCl की देखो कंडक्टेंस कम है, अंडरस्टूड है. डाइल्यूशन किया तभी तो आपका बना हुआ 0.1 mHCl, तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा है. तो ऐसा क्यों हुआ वो रीजन हमने आपको यहाँ पे बता दिया है. तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि 0.1 mHCl इज द बेटर कंडक्टर एज कंपेयर टू द 5 mHCl. हमने नीचे आंसर भी लिख दिया बिकॉज आयंस आर मोर फ्री टू मूव इन द 0.1 mHCl, क्योंकि डाइल्यूट HCl हो चुका है. क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि what are the different factors which affect the conductance of the substance or the solution. तो वो जो डिफरेंट फैक्टर है जिनके ऊपर किसी भी सब्सटेंस की सॉल्यूशन की कंडक्टेंस डिपेंड करती है, वो सारे अभी हमने पीछे देखे थे, लेकिन उनको एक प्रॉपर वे में हम कैसे लिखे एग्जाम में. So the conductance of the substance or the solution depend upon the different factor. First is the presence of the ions or the presence of the electrons. यानी देखो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो हम ये वर्ड यूज कर नहीं सकते कि प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स तो देखो हर जगह होते ही है, इलेक्ट्रॉन तो हर सब्सटेंस में होते हैं, क्योंकि हर सब्सटेंस एटम से मिलकर बना होता है. एटम के बीच में बोलो कौन होते हैं? न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन्स है. तो इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन देखो मैं फिर इसको हटा देता हूं. देखो मैंने वर्ड क्या लिखा था? हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चों ने बिल्कुल ठीक बताया सर, इसको इरेज कर दें आप दोबारा से, इसको दोबारा लिखा रहने दें, क्योंकि वर्ड हमने लिखा फ्री.
फ्री लिखा हमने, सिंपली हमने अगर ये लिख देते प्रेजेंस ऑफ द आयंस और द इलेक्ट्रॉन, वो गलत हो जाता, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स तो हर सब्सटेंस के अंदर होते ही है, तो इसलिए हमने वर्ड लिखा फ्री। सो द प्रेजेंस ऑफ द फ्री आयंस और द इलेक्ट्रॉन्स मींस द फ्री आयंस और द इलेक्ट्रॉन कॉजेज द फ्लो ऑफ द करंट, तो इसलिए कंडक्टिविटी इसके ऊपर डिपेंड करती ही है। देखो फ्री आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई तो करंट आपका चल पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते तो करंट नहीं चलता। तो कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ दीज फ्री आयंस और द इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड, नंबर ऑफ द फ्री आयंस और द इलेक्ट्रॉन्स, के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है या ज्यादा है, यानी ज्यादा फ्री आयंस है या कम फ्री आयंस है। जैसे आपके जो कंडक्टर होता है उसके अंदर देयर आर मोर फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर के अंदर लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मीन्स हो गया ना, संख्या में डिफरेंस हो गया। तो जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेमीकंडक्टर में लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोर फ्री आयंस होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लेस फ्री आयंस होते हैं। So the more the number of the free ions or the free electrons, more will be the conductance. More the number of free जरूर लिख देना यहाँ पे, more the number of free ions or the electrons, more will be the conductance. जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, यहाँ पे आयंस आर मोर इन नंबर, देखो मोर नंबर होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यहाँ पे हमने ये स्केलेटन लिया, बोलो किस चीज का, वीक का। देखो इसके अंदर कुछ आपका पार्ट अनडिसोसिएटेड रह गया, देखो ये कुछ देखो डिसोसिएट हुआ, 100% डिसोसिएशन हमने शो यहाँ पे नहीं की। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ द आयंस और द इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो हम जानते हैं कि मोर द स्पीड ऑफ द आयंस और द इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द कंडक्टेंस। जितनी ज्यादा स्पीड होगी, हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ द आयंस, तो इसलिए मेटेलिक कंडक्टर आपके बेटर कंडक्टर होते हैं एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ द कंडक्टर, कि कंडक्टर कौन सा है, मेटेलिक है इलेक्ट्रोलिटिक। अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट के साथ ही कोरिलेट इसको अगर हम कर दें, मींस आपके जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स देन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, बिकॉज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द स्पीड ऑफ द आयंस, जैसे अभी हमने आपको बताया ही था। नेक्स्ट आ जाता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के ही होते हैं, हमने देखा था, वन इज द स्ट्रॉन्ग, अदर वन इज द वीकर इलेक्ट्रोलाइट। तो द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव मोर नंबर ऑफ आयन ऑन डिसोसिएशन देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट, हमने आप पीछे आपको बताया था। सो द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट आर द बेटर कंडक्टर देन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जैसे आ जाता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। देखो मान लीजिए आपने बेसिक फैक्ट पढ़ा है, ये डायग्राम भी अभी हम बनाएंगे नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट का। पहले ये बता दें नेचर ऑफ दिस सॉल्वेंट, मीन जो सॉल्वेंट है आपको पता है लाइक डिसोल्व्स लाइक, आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि आयंस देते हैं तो पोलर सॉल्वेंट ही आप डालेंगे। तो द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर इंक्रीजेस द डिसोसिएशन, इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हेंस द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बोलो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेकंड हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की, जो हमने डाइल्यूशन के बेसिस के ऊपर बताया था कि इन बोथ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है ऑन डाइल्यूशन। ऐसा क्यों, पीछे बताया था ना आपको भी, तो क्या था उसमें, हमने आपको ये बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें तो डाइल्यूशन के साथ कंडक्टेंस इंक्रीज क्यों हुई, ड्यू टू द बोलो क्या, डिक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गई थी। वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस क्यों इंक्रीज हुई थी, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द आयंस। प्रॉपर डायग्राम भी हमने बनाए थे, तो वो भी आप यहाँ पे बना देंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने देखा था, दोनों के ऊपर अलग अलग होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर अलग था, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के ऊपर डिफरेंट होता है। क्योंकि आपने देखा था कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें तो विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर आपकी जो कोलिजन इंक्रीज हो गए थे इन बिटवीन द मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है मेटेलिक कंडक्टर की वो आपकी डिक्रीज हो जाती है। जबकि आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसमें जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोर नंबर ऑफ आयंस विल प्रोड्यूस, डिसोसिएशन ऑफ the electrolyte will increase, so the conductivity also increase। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। तो टेम्परेचर इज द डिफरेंट इफेक्ट ऑन दीज टू टाइप ऑफ कंडक्टर्स, दैट इज द मेटेलिक कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब देखो हम डायग्राम देख लेते हैं ऊपर, देखो ये नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बताया था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, देखो 100% देखो आपका डिसोसिएशन हो गया है। दूसरा ये देखें, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने शो किया, देखो कंप्लीट आयनाइजेशन हो ही नहीं रहा, वाटर मॉलिक्यूल कुछ आयंस को तो ले गए, कुछ आपका अनडिसोसिएटेड पार्ट हमने यहाँ पे शो किया। देखो जो ये बच गया ना, तो आप एग्जाम में ऐसे शो करेंगे, देखो ये देखो अभी देखना, ये डायग्राम आप बनाएंगे, ये अनडिसोसिएटेड दिखाएंगे। दोबारा से देखो मैं बताता हूँ, देखो ये जो बच गया, देखो सेकंड आयन, देखो ये, हाँ देखो जी ये जो बच गया, यहाँ पे लिख देना अनडिसोसिएटेड,
और जो चले गए ऊपर वो अलग डायग्राम दिखा देना कि वो कुछ आयंस का डिसोसिएशन हो गया, कुछ का डिसोसिएशन नहीं हुआ। अब हम देखो टेम्परेचर के जो मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बता रहे थे, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता दे। देखो मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक जो पीछे बताया भी था, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में आपको बता रहे हैं, देखो विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द नेट स्पीड डिक्रीजेस ड्यू टू द कोलिजन इन बिटवीन द मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हाइल इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द बोलो कौन द नंबर ऑफ द आयंस in the solution or in the molten state increases due to the dissociation। डिसोसिएशन बोलो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो जाता है, इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों में डिफरेंट आपने देखा कि नेचर ही अलग अलग है दोनों इलेक्ट्रोलाइट का। एक मेटेलिक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसका नेचर डिफरेंट, यहाँ पे कंडक्टिविटी फ्री आयंस की वजह से है। तो दोनों के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट भी डिफरेंट होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में हमने देखा कि कंडक्टर कैसे होते हैं, आपके इंसुलेटर कौन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी हमने देखा। ऐसे हमने इलेक्ट्रोलाइट के स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच आपने देखा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया कि जो आयंस में आपके डिसोसिएट होते ही नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।